आज फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की आज ये जो लेक्चर्स है ये विंग से उड़ान चैनल पर आप सभी के लिए आपके आने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और जो मेरी पिछली लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये बहुत बार एम्फेसाइज़ भी किया है कि अगर दोस्तों आप मुझे रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको ये एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने क्लियर हो जाएंगे कि बस मज़े मज़े में करके आ जाओगे आप पेपर। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कि इंडियन पॉलिटी एटलीस्ट आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए दोस्तों आपको सब इंस्पेक्टर बनने की राह पर आगे निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से। तो दोस्तों जैसे कि पहले हमने छोड़ा हुआ था, क्रूर राजा था, एक ऑप्रेसिव किंग था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करता था, मतलब बॉलीवुड का बिल्कुल विलन था। ठीक है, तो वो पहुंच गया था भाई यहाँ तक कि उसको चाहिए थे और सर्वेंट्स। हम पूरी स्टोरी से जा रहे हैं दोस्तों, तो जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है ना वो एक बार देखें, तो वो इस स्टोरी से कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि स्टोरी लाइनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हिस्ट्री को समझना। एक बार स्टोरी समझ आ जाएगी ना तो मतलब ऐसे याद हो जाएगा आपको हर एक चीज़, है ना। तो भाई यहाँ पर था कि राजा 1833 में आया, जहाँ पर राजा को भाई बोला गया कि अब आप बंगाल के राजा नहीं हैं, अब आपको भारत का राजा बोला गया है। और वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे, ये रहा। और उसके बाद उन्हें ये बोला गया कि भाई उनकी जो दुकान थी, विलियम बेंटिक ने राजा इंडिया का राजा बनने के बाद उन्होंने बोला कि यार मेरी जो पहले दुकान हुआ करती थी ना, जिसको मैं बोलता था ईस्ट इंडिया कंपनी, यार उसने बहुत पैसे कमा लिए। ठीक है, अब ना यार उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहने दो, मतलब ना मुझे जग कल्याण करना है, लोगों के बारे में सोचना है। ऐसा मतलब नहीं था, ब्रिटिशर्स भला कब से सोचने लग गए, उनके दिमाग में तो एक ही चीज़ थी, यू थर्टी इंडियंस के अंदर घंटे रहता है, उनको तो यही हिसाब था, है ना। कहने का मतलब ये था कि एक कहने कहने के लिए वर्ल्ड पावर को कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाते, ये मेरी दुकान अब बहुत कमा ले जितना कमाना था। चलो भाई, उसके बाद आया आपका 1853 एक्ट 1853 में। फिर क्या ना रह रह करके ना इन लोग को वो होता था एक अंदर से ना एक वो आदत थी परेशान करने की कि यार इंग्लिश में मुझे लिखना ही लिखना है, तो चलो भाई एक्ट से बनाते जाते हैं। तो डाल दिया भाई, चार्टर एक्ट डाल दिया, पिट्स इंडिया एक्ट डाल दिया, रेगुलेटिंग एक्ट डाल दिया, दुनिया भर के एक्ट्स डाल दिए। चार्टर एक्ट में 1853 में वही सेम बोला गया कि उस राजा को चाहिए था कि जो विलियम बेंटिक थे कि भाई सर्वेंट्स और चाहिए, तो चलो भाई सिविल सर्वेंट्स का जो है उन्होंने बोला कि भाई इस बार सिविल सर्वेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो चालू कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम चालू किया। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो उनके 4 सिपाही थे, ठीक है, उन्हें बोला गया कि भाई 2 लोग जो हैं, तुम में से 2 जो हैं वो सामान लिखेंगे कि क्या क्या लाना है, किस तरीके से लाना है, और 2 जो ऐसे हैं वो करेंगे, वो काम करेंगे। तो मतलब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए थे। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मतलब जो 4 एग्जीक्यूटिव थे ना, 4 जो सिपाही थे, 4 सिपाही, दोस्तों मैं ये चोर सिपाही वाले गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ दिमाग उधर मत लगाना, ये 4 सिपाही अलग ही वे में कह रहा हूँ मैं। सो जोक्स अपार्ट, ये 4 सिपाही जो थे, ये 4 सिपाही में अब चाहते थे वो लोग कि भाई 6, ठीक है, मतलब 6 और सिपाही आ जाए, मतलब टोटल इन ओवर 10 चाहिए थे। काम नहीं हो रहा ना भाई, बैठे बैठे करना क्या है, पैसा इतना कमा लिया है, तो 10 सिपाही और ले लेते हैं। कहाँ कहाँ से भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब क्राउन रूल पर आते हैं सीधा, यहाँ तक स्टोरी पता चल लगी। क्राउन रूल का ये था दोस्तों कि देखिए अब 1858 से, क्राउन रूल मतलब 1858 याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हुआ था 1857 सिपोई म्यूटिनी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मंगल पांडे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जब पूरी कंट्री में रिवॉल्ट हो गया था, रिवॉल्ट क्यों हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी में बता देता हूँ। बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रिस्पेक्टफुली नहीं किया जा, हमें रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती थी। जो भी मतलब हमारे इंडियन सर्वेंट्स थे ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन जो थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें उतनी रेन्यूमरेशन उतनी नहीं, मतलब सैलरी उतनी नहीं दी जाती थी, उनके कल्चर रिलीजन को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड जो है, क्लॉथिंग है या शेल्टर है, ये सब बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी। तो पूरे इंडिया में इस चीज़ का रिवोल्ट हुआ था। इसी के बाद क्राउन रूल आया, मतलब मेजेस्टी रानी जो बैठी थी वहाँ पर, कहाँ पर, ब्रिटेन में, उन्होंने कहा योर मेजेस्टी अब आ गई हैं, आप लोग निकलें। मतलब जो विलियम बेंटिक राजा थे यहाँ पर, उन्हें कहा गया भैया आप आ जाओ, हो गया, जितना कमाना था, जितना कटना था, जितना लूटना था, आ जाओ वापस, अब मैं हूँ। राजा कहाँ से था? ब्रिटेन से था।
जैसे कि अकबर कहाँ से था, वो इंडिया के बाहर से था, तुर्किश थे ये सारे के सारे। तो उसी तरीके से जो आपका विलियम बेंटिक था वो ब्रिटेन वो चला गया वापस, ठीक है भाई। अब उसको हटा करके ना यहाँ पे एक नया नाम डाल दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब पहले जो राजा था अब उसको बोल दिया कि भाई तुम्हें गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, अब तुम्हें एक दूसरे नाम से बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टेट कौन था, ब्रिटिश। सेक्रेटरी कौन था, जो अभी इलेक्ट होने वाला है, वहाँ के पढ़ेंगे आगे, बस इतना था, ठीक है। इतना क्राउन रूल में आपको 1858 में इतना याद रखना है। अब इस 1858 को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा गया भाई, तो जब भी 1858 की बात होगी ना तो आपको याद रखना है कि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहते हैं। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट गुड कब से होने लग गई, ये तो एक मतलब मजाक सा ही हो गया ना ये, लेकिन कहते हैं बस एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बिकॉज भाई कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब मोनोपोली ख़त्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब सीधा जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट बैठती थी उसने कहा कि भाई मैं आ रहे, हमने ले लिया भाई, अब हम हैं, हम तुम्हारे करता धरता है सारे के सारे, अब हटाओ ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए भाई बोल दिया इसे कि यार मतलब ना अच्छे काम है, इसमें अच्छे काम हुए हैं, हुआ कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना है कि भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, जो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, अब उन्हें गवर्नर जनरल नहीं कहा गया। जो राजा था विलियम बेंटिक था, उसे ये नहीं कहा गया कि पहले उसे लग रहा था कि यार बुला लिया जाएगा वापस, लेकिन दिमाग था उसके पास, भाई इतना पैसा कमा लिया तो वो भी पावरफुल है और पैसा कमा कमा के भेज भी तो रहा था बाहर, तो ऐसे तो बुला नहीं सकते हैं एकदम से। तो उसे बोला गया भाई कि जो आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आपको बोलते थे ना, अब हम आपको वाइस रॉय बोलेंगे, बस इतना चेंज है, ये आपको याद रखना है कि राजा जो पहले विलियम बेंटिक जो कराया जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब वो कहलाया जाएगा वाइस रॉय, ठीक है। मैंने यहाँ पर शायद थोड़ा आपको गलत बता दिया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अब वही उसको बोला जाता है गवर्नर जनरल को, नहीं ऐसा नहीं है, अबॉलिश नहीं हुआ था, ये मेरी मिस्टेक थी, मैं फ्लो में चला गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो डायरेक्टली बंदा नुमाइंदा जो था वो था क्राउन गवर्नमेंट का, मतलब ब्रिटेन से सीधा आया था वो, मतलब वो एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा था, सरकार का नुमाइंदा था। यहाँ पे जो राजा था ऑलरेडी जो विलियम बेंटिक थे, उसे अब हम लोग वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहेंगे। जो शासक था, मतलब जो भारत का शासक था, जो एक क्रूर नेता था या जो भी मतलब वो मतलब आलसी सा जो काम कराता था, उसको अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहेंगे, ठीक है। अब वाइस रॉय जो है वो ब्रिटिश क्राउन के साथ, वो ब्रिटिश क्राउन जो मतलब वहाँ बैठी हुई है, रानी जो बैठी हुई है, उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन विलियम बेंटिक जो है अब वो बूढ़े हो गए थे, तो भाई आया कौन, अब आया लॉर्ड कैनिंग। तो सबसे पहले आपके कौन थे, वैरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद आपके कौन थे यार, मैं भी बात करते करते इतना भूल जाता हूँ। वैरेन हेस्टिंग्स के बाद आपके थे विलियम बेंटिक, यस इट वाज विलियम बेंटिक, एंड देन इट वाज लॉर्ड कैनिंग। बस ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ये क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको कि भाई लॉर्ड कैनिंग को वाइस रॉय बोला गया, विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, और इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डबल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हो गया। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या था, मैंने बताया था। डबल गवर्नमेंट मतलब विलियम बेंटिक ने बोला, डबल मतलब विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिक ने बोला भाई कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इट वाज कॉमर्शियल, जो दो काम थे, मतलब एक पैसा कमाना और एक नेतागिरी करना, ठीक है। ये दोनों उसने अलग अलग कर दिए थे अपने लोगों को बोल करके, ठीक है। जो 10 लोग उसने मंगाए थे ना एक्ट में, जो 10 लोग उसने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मंगाए थे बाहर से, तो उन लोगों को उसने बोल दिया था, और इस चीज़ को वो कहता था डबल गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है इसका सेंस। तो डबल गवर्नमेंट का सेंस किससे रिलेट होगा, डायरेक्टली विलियम बेंटिक से, ठीक है। विलियम बेंटिक कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके बाद कौन आया, इनके बाद आया लॉर्ड वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग, जो कि वाइसरॉय कहलाते हैं, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट पे जाते हैं, तो इंडियन काउंसिल एक्ट इसके बाद जो आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट था आपका 1861 की। इसमें ज़्यादा कुछ दोस्तों था नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ना था नहीं 1861 में। ये सब बीच बीच के गैप्स थे जो कि ना ज़बरदस्ती मतलब डाले जा रहे थे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, जो मैंने मार्क करा है बस उसी को देख लेते हैं एक बार,
कि मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्लेसेस। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि पहली बार लॉ मेकिंग में इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया था, तो नहीं, बहुत टाइम बाद किया गया था। अगर 1861 है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि लॉ मेकिंग प्लेसेस में ये आ गए थे, आपको बताने कि बस रखा गया था, उतना काम नहीं था उनका। ठीक है। दूसरी चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले जो विलियम बेंटिक थे उसने कहा था कि यार सारी चीज़ें मैं करूँगा, क्योंकि मुझे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया, मुझे अब भारत का सरकार कह दिया गया, तो मैं सारी चीज़ें अब मैं खुद पर लूँगा, मैं करूँगा। लेकिन 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, मतलब अब उसको डिवाइड कर दिया गया कि नहीं नहीं यार इतना नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हुए चलते हैं, काम बिल बांट के चलते हैं, काम को लूटना तो है ही, लेकिन बिल बांट के चलते हैं काम को। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीज़ें आपके 1861 में क्या इंपॉर्टेंट हुई कि इंडियंस को थोड़ा लॉ मेकिंग प्रोसेस में बुलाया गया और एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस किया गया। ठीक है। अब 18 काउंसिल एक्ट 1892 में आते हैं। 1892 में क्या है दोस्तों कि इसमें भी जो बेसिकली जो नॉन ऑफिशियल्स थे, मतलब जो एक राजा का जो या वाइसराय जो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, वो हेड था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो हेड था, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होते थे ना, जैसे कि मतलब कि भाई लॉ जो बना रहा है और जो लॉ को लागू कर रहा है, ठीक है, मतलब इम्प्लाई कर रहा है, उसको कहते थे हम एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर ये था दोस्तों कि उसमें ज़मींदार, ठीक है, जो मेनली इंडियंस थे, उनको जो मतलब बेसिकली ब्रिटिश के कंट्रोल्स में थे, उन्हें लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ऐड कर लिया गया था, बस इतना है। इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 में इतना है कि भाई जो ज़मींदार वगैरह थे, जिनके पास पैसे थे और जो ब्रिटिश की हाँ में हाँ भरते थे, उन लोगों को लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में ऐड कर दिया कि भाई चलिए आपके साथ बैठ कर के ही कुछ लॉ वगैरह की बातें करते हैं। ठीक है, बस इतना है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है समझने के दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी पे ध्यान दूंगा ज़्यादा। उसके बाद ये सब मैंने बताया। हाँ, एक और ये है कि दोस्तों 1892 में ये हुआ था, ये आपके 1892 में बजट जो था, जो ज़मींदार्स को बुलाया गया और जो इन लोगों को नॉन इंडियंस को बेसिकली इन्वॉल्व किया गया, उसमें बस एक चीज़ थी, यहाँ पर इनको मौका दे दिया गया था कि भाई आप बजट डिस्कस करो, लेकिन कैन नॉट वोट, ये याद रखिएगा। 1892 तक सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हैं, आप वोट नहीं कर सकते हैं किसी भी बिल पर। बस इन सब चीज़ों पे ना जाओ, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ना मतलब एक तरीके से ना ऐसे ही बस लिख दिया है, ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की जानने की ना डिटेलिंग में। इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्कसिंग बजट जब आए ना, जब भी क्वेश्चन में डिस्कसिंग बजट आए तो उसे कहाँ लिखना है, हमारा 1892 एक्ट में, बस इतना याद रखना है आपको। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्ट में चलते हैं। दिस एक्ट इज़ अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है दोस्तों, अब इंडियन एक्ट 1909 में क्या कहता है भाई, कुछ नहीं, जो मंडली बैठती थी, जो बैठ करके ये लोग हंसी मजाक गाना जो अंताक्षरी खेला करते थे ये लोग, तो भाई उसको कहा जाता था सेंट्रल अंताक्षरी काउंसिल। ठीक है, उसको कह दिया गया इंपीरियल अंताक्षरी काउंसिल। समझ रहे हो आप? मतलब ये कि यहाँ पर जो था पहले, ये इंडिया को लेकर कहा जा रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब उसको इंपीरियल कहा जाता है। इंपीरियल वर्ड क्या आया है, वो आया है ब्रिटेन से। इंपीरियल मतलब जो आप पर रूल कर सकता हो, जो आपका रूलर हो, इंपीरियल जो आपसे सुपीरियर हो। तो मतलब ये था हिंदी के तौर पर अगर इसको समझा जाए तो 1909 को आपको कैसे याद रखोगे आप कि भाई पहले बोला था कि भाई हिंदी गाने गाओगे आप, ठीक है, अब कह दिया कि नहीं आपको इंग्लिश गाने ही गाने हैं, सीखना पड़ेगा। समझ गए? तो इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, यहाँ पर दो महाशय कौन थे जिन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं इंग्लिश गाने ही गाने, हिंदी गाने बहुत गा लिए तुम लोगों ने, अब इंग्लिश गाने गाने सीखो थोड़ा, है ना। वो इन लोगों का कहावत है ना, ब्लड इन इंडियन बट टेस्ट इन ब्रिटिश, है ना, वो वाला हिसाब है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बोला जाता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। काम वही था, वही मतलब बैठ के गाने गाना, भजन कीर्तन करना। दो महाशय कौन थे जिन्होंने सोचा है ऐसा कि भाई गाने इंग्लिश गाने? ये थे मॉर्ले मिंटो, जिनके नाम पर आज भी दिल्ली में सड़क है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं अभी। लेकिन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। ठीक है, ये दोनों नाम का याद रखना कि 1909 को लॉर्ड
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ये कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, भाई अंताक्षरी खेल रहे हैं, अंताक्षरी में कुछ लोगों को बढ़ा देते हैं, ठीक है, हर जगह बढ़ा देते हैं अंताक्षरी में। याद रखिएगा दोस्तों, दोस्ती जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाएगी। 1909 में, बस आपको डेट से ईयर्स याद रखने हैं, ठीक है, ईयर्स याद रखने हैं आपको कि भाई 1909 में ये हुआ, 1909 में ये हुआ कि दो सरफिरे आए, मॉर्ले और मिंटो। उन्होंने कहा कि भाई आओ अंताक्षरी तो खेल ही रहे थे लेकिन अब इंग्लिश वाले अंताक्षरी खेलेंगे। तो भाई सेंट्रल से हमने बोल दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो हैं ही लेजिस्लेटिव, हम तो हैं ही भाई अंताक्षरी वाले, पैदा ही हुए हैं इस चीज़ के लिए, मज़े करने के लिए। अब एक काम करते हैं, 10 लोगों को और खिलाते हैं, उनका भी समय बर्बाद करते हैं। तो भाई बहुत सेंट्रल एंड काउंसिल की साइज़ बढ़ा दी गई, ठीक है, अंताक्षरी का जो था उसका दायरा बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जो ये था कि भाई इन लोगों को ऐसा लगा कि यार इंग्लिश गाने सीखने में अगर हम लोग ना थोड़ा सा ऊपर ना अपने साथ एक बंदा रखे ना यहीं इंडिया का ही, तो थोड़ा सा ना यार अच्छा लगेगा, क्लीशी सा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि क्या बात है, इंडिया एक है तो इंग्लिश जल्दी लर्न कर लेंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, इन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय के जो और गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इनको पहली बार ऐड किया गया। ये पहले इंडियन बने जो एज अ मेंबर अपॉइंट हुए थे। तो आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों। अंताक्षरी में इंडियन सबसे पहला कौन था, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब। आए खेलने के लिए, उन्होंने कहा मैं खेलूँगा, मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, मैं खेलूँगा, दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो थे ना, ये जो दोनों लोग थे, सरपीरे तो थे ही, अंताक्षरी खेलनी थी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हिंदी गाने भी गाएंगे और थोड़ा मतलब मुस्लिम गाने भी गा लेना, है ना, अलाउड है, लेकिन ज़्यादा गाना है इंग्लिश गाने, लेकिन हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा गा लेना, ये थोड़ा हिंदू और मुस्लिम वाले गाना गा लेना। तो इनको फादर ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोड भी कहा गया। तो 1909 में दो सरफिरे आए अंताक्षरी। उन्होंने बोला कि भाई बाहर अब इंग्लिश गाने गाने, हिंदी गाने नहीं गाने, मतलब सेंट्रल से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। उसमें दूसरा पॉइंट ये था कि भाई सबसे पहला जो इंडियन था जिन्होंने कहा कि मुझे अंताक्षरी खेलनी आती है, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद इन्होंने कहा, ये दो मॉर्ले मिंटो थे, इन्होंने कहा कि भाई अंताक्षरी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, 10 लोगों को और इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया इसमें। दूसरी बात ये थी कि इन दोनों ने कहा कि भाई हिंदी और मुसलमान, मतलब हिंदू और मुसलमान अपने हिंदी और इस्लाम वाले गाने भी गा सकते हैं, कोई इशू नहीं है हम लोगों को। तो इनको फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट भी कहा गया, तो ये याद रखिएगा बस। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दो सरफिरे फिर आए, एक था मॉन्टेक चम और एक था चम स्पॉट। दिल्ली में इंदौर के नाम पे भी सड़कें भैया, मतलब इतने इन लोगों के इतने लॉर्ड्स बने, इतने वाइसरॉयज बने हैं ना, मतलब ये चले गए और अपनी आत्मा यहीं छोड़ के चले गए यार। आज भी उनके नाम पे सड़कों पे ना उनकी आत्मा वहीं खड़ी रहती है और देखती रहती है, पता नहीं खैर क्या है जो भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकते हैं। जहाँ 1919 की बात हो, पूछा जाए ऑप्शंस में कौन रिलेट करता है इससे, तो ये है आपके मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड, है ना, ये दोनों आदमी हैं। अब इन्होंने क्या कहा भाई, ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने ड्यूअल स्कीम ऑफ ना डायरकी चला दी। इन्होंने एक ना नया वर्ड आ गया, इन्होंने यहाँ दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, कुछ नया वर्ड डालते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो, इंडियंस कंफ्यूज हो जाए कि क्या है। पहले तो था यार ड्यूअल गवर्नमेंट में सिर खुजाने लग गए थे लोग, तो उन्होंने कहा चलो ड्यूअल गवर्नमेंट हटा देते हैं, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाते हैं यार, कल्याण करते हैं, सोशल काम करते हैं, थोड़ा सामाजिक काम करते हैं। अब उसके बाद ये लोग 1919 में आए डायरकी के साथ। अब क्या इन्होंने कहने की कोशिश की कि भाई हम दो सब्जेक्ट्स रखेंगे। अब इन्होंने सब्जेक्ट्स का हिसाब करना चालू कर दिया, ठीक है, मतलब उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक होगा ट्रांसफर्ड, एक होगा रिजर्व। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतनी बुद्धि नहीं लगानी है, इतना समझना नहीं है। इन लोगों को सालों को बोलना ऐसा आता है, आई एम सॉरी, इन लोगों को बोलना ऐसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ट्रांसफर्ड मतलब ये है कि इसमें बाकी के जो अंताक्षरी खेलने वाले लोग थे ना, वो लोग बात कर सकते हैं। रिजर्व जो थे वो सिर्फ राजा के अंडर कंट्रोल में थे, मतलब जो दो थे ना, चैम्सफोर्ड हो गया या मॉन्टेक हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये जो सिर्फ गाने की लिस्ट जो थी, ये सिर्फ उन लोगों के कंट्रोल में ही थी, मतलब राजा के कंट्रोल में ही थी, जो गाने बजा रहा था या जिसने कहा कि इंग्लिश गाने ही गाने। ट्रांसफर था, इस पे सब गा सकते थे, मतलब कि ना हाँ, मतलब ये भी गाना गा सकते हो, ये भी गा सकते हो। लेकिन ये रिजर्व जो था, इसमें था कि ये सिर्फ वही गाएगा, मतलब वो डिसाइड करेगा कि इस पर क्या गाना है क्या नहीं गाना है, ठीक है, मतलब इंग्लिश गाना है, हिंदी गाना है, मुसलमान गाना है, हिंदू गाना है, कौन सा गाना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। इसको कहते हैं डायरकी, बस इतना याद रखना है। तो 1919 से क्या याद आता है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। उसके बाद क्या आता है कि भाई अंताक्षरी खेलते हुए दो सब्जेक्ट बना दिए थे,
ट्रांसफ़र और रिज़र्व। ट्रांसफ़र क्या था भाई कि भाई जितने भी यहाँ पर अंताक्षरी खेलने वाले हैं भाई तुम सब इस पे खेल सकते हो, अपने हिसाब से गाना चूज़ कर सकते हो, चाहे वो हिंदू गाना हो, मुस्लिम गाना हो, चाहे कोई भी गाना हो यार, इंग्लिश गाना तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व क्या था? रिजर्व मतलब कि भाई जो ये दो गुरु थे या जो दो सरफिरे थे, इन्होंने कहा कि ये रिजर्व जो ना ये हमारे राइट मेरी ताकत के अंदर है, मैं डिसाइड करूँगा इसमें, तुम लोगों को हस्तक मतलब तुम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए मेरे को, ये मैं बताऊँगा कैसे इसमें करना है नहीं करना है। दोस्तों मैं बहुत ही डिटेलिंग में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ रहें ना, सच बोल रहा हूँ कि आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स और आपके SI एग्ज़ाम के लिए आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज़ गो और विद मी, एंड मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों इस कंटेंट को बनाने में और आप लोगों को समझाने में, यकीन मानिए। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमलिज्म। बाइकैमलिज्म क्या है दोस्तों? बाइकैमलिज्म मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगह ही लॉज डिस्कस होते हैं। जो भी हम लोग पे कानून बनता है हम लोग का, वो यहाँ भी डिस्कस होता है, यहाँ भी डिस्कस होता है। जैसे कि स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं विधान सभा एंड विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस दो पार्ट्स हैं जहाँ पर आपके लॉज डिस्कस होते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हो गया, इतना आपको समझने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए कि 1919 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले जो हमने राइट्स दे रखे थे ना वोटिंग के, वो कौन थे? सिर्फ ज़मींदार थे। बनता ही है यार कि जो बहुत ज़्यादा पैसे थे और हाँ में हाँ करते थे उन्हीं को राइट्स देंगे, वोटिंग राइट्स। पहली बार इन लोगों ने लिमिटेड किसको? जो बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्स एजुकेशन, उन लोगों को फ्रेंचाइजी दी। फ्रेंचाइज मतलब राइट, वोटिंग राइट ऑन सर्टेन बिल्स, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पर। किस पर? ओनली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जहाँ खुद ये दो सरफिरे लोग मतलब इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड एज एन इंडियन लेजिस्लेचर। मज़ा आएगा, पढ़ते जाइए मेरे साथ, मुझे भी थोड़ा सा इन लोगों को याद करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ते हुए जाना ठीक रहता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ GOI एक्ट हुआ आपका, इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिमन कमीशन ऑफ 1927। सिमन कमीशन आपका 1927 में आया था, ठीक है। वो अभी नहीं आया था, 1927 में आया था। उसमें अभी उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि इस चलते 1919 में जो इतना डिवीज़न क्रिएट किया इन लोगों ने सब्जेक्ट्स का, इतना दिमाग ख़राब किया, जो जस्ट हमने अभी पढ़ा, ठीक है। डायरेक्टरी का जो अंताक्षरी का था सब्जेक्ट्स बना दिया, फलाना ठिकाना जो भी चार, मतलब बस यही सब चीज़ें करते गए ये लोग। उसने क्या किया कि साइमन कमीशन को आगे जा करके एक आउटकम दिया, आना ये लोग बने, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्यों। रॉलेट एक्ट, दोस्तों ये रॉलेट एक्ट वही है आपका जलियांवाला बाग के टाइम में, याद है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, याद तो खैर हो गई आपको। उस टाइम पर 15 मार्च के टाइम पर 19 के आसपास आपका ये रॉलेट एक्ट अप्लाई हो रखा था, जहाँ पे कोई भी बाहर हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उस पर कोई भी लॉ लगा करके उससे विदाउट एनी आस्किंग एनीथिंग वो अरेस्ट हो सकता था। इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे सिख लोग जो थे वो जलियांवाला बाग एक जगह आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, इस रॉलेट एक्ट को लेकर के नहीं, अपने दो लोगों को लेकर के, जो कि उनके दो लीडर जो थे वो अरेस्ट थे। और याद रखिएगा उन दोनों का नाम जो था, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों भी आपके काम आ सकते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों नाम को, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट, इसकी वजह से रॉलेट एक्ट भी आया था, क्योंकि लोग बहुत अगेंस्ट हो गए थे यार इस ना 1919 के, बहुत अगेंस्ट हो गए थे इंडियंस, तो उसके चलते ही साइमन कमीशन बना, रॉलेट एक्ट बना, किसी को भी इम्प्रिजन कर देंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये लास्ट है 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, आज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बहुत सारे लॉज और प्रोसीजर्स जो है वो इसी पर बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा।
अब हम लोग जा रहे हैं क्लाइमैक्स की ओर। अब तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, लेकिन पहले कहानी हमने समझ ली कि कितना सरफिरे राजा थे, कितनी बार बेवकूफ़ी की हरकतें की इन लोगों ने, है ना, वो भी समझना ज़रूरी था। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इतना नहीं समझना है। 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स के साथ बना। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स है। पढ़ेंगे 12 शेड्यूल्स कौन से? 2 शेड्यूल्स और हुए। सेक्शंस मतलब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से जो कि 32 to 50 तक है, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या सेक्शंस हैं, आज के टाइम में ये 398 है, ओके। इसमें ज़्यादा नहीं, आने वाले टाइम में आपको पढ़ते जाएंगे हम लोग, तो आपको याद आते जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, बस जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स थे ना पहले, डायर की हुई 1919 में हमने पढ़ा ना कि डायर की बनाई थी मॉन्टेक चैम्सफोर्ड ने, 2 सरफिरे अंताक्षरी खेलने वाले, याद आया कुछ? हाँ, उन लोगों ने डायर की बनाई थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट बनाई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि फेडरल लिस्ट, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज के टाइम में भी है, मतलब ये 3 लिस्ट डिवाइड कर लिए। प्रोविंशियल लिस्ट वो भी जहाँ पर स्टेट की लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट वो थी जो एक शासक, मतलब जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी थी, जो फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, इंपीरियल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर। और कॉन्करेंट लिस्ट वो भी दोस्तों जिसमें ये फेडरल की थी, आज भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ओवरराइड कर सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ओवरराइड कर सकता है पावर्स। वो चाहे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मेंशन है ना 36 आइटम्स जो है, वो इस पर कभी भी आके लॉज बना सकता है। वो कम्प्लीटली स्टेट पर नहीं है कि आप ही बनाएंगे लॉज इस पर, बस इतना याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट की तो अभिरुच होनी थी भाई, नहीं तो भाई 3 सब्जेक्ट का सेंस क्या बनता, मतलब 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए, 2 सब्जेक्ट्स अलग हो गए, तो बेवकूफ़ी तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ नहीं थे, बेवकूफ़ वो लोग थे। हाँ, मैं तो बोलूँगा ये कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं थे, वो लोग बेवकूफ़ थे, हमेशा रहेंगे। तो इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या? स्टेट्स जो बनी थी उनको प्रोविंसेस कहा जाता था, उन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, मतलब अपने हिसाब से आप रेगुलेशंस बनाएं, ठीक है, बाउंड्रीज रखें, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये वर्ड आएगा कब आएगा? 1935 में, दैट्स ऑल। और कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, बाकी जो भी है ना ये सब चीज़ें आने वाले हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या दोस्तों? मैंने आपको बता दिया, 1919 में भी बाइकैमरलिज्म था, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, ये चीज़ 1919 में भी थी। बस कुछ नहीं, 1935 में भी इसको कंटिन्यू किया और आज तक करते ही जा रहे हैं, बस इतना याद रखना है, बाकी इसमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, और सब इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले जो हम लोगों ने वोटिंग राइट्स दे रखे थे, वोटिंग राइट्स कब? 1919 में, वो सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मतलब जिनके पास पैसा था, उनके पास थी वोटिंग राइट्स। अब 1935 में 10% ऑफ इंडियंस, उन्हें वोटिंग राइट्स दे दी गई। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब भाई 1935 बना रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, 10% को ऐड कर रहे हैं, गवर्नमेंट में पैसा भी जनरेट होगा, तो भाई एक बैंक तो चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया था शुरुआत में। गवर्नमेंट एक्ट 1935 में हमने RBI बनाया, जो आज हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी बची हैं। लास्ट है दोस्तों हमारी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कुछ नहीं, इसमें से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। माउंटबेटन प्लान था, जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ है ना, ये जो था ना, ठीक है, ये जो आपका ऐसे 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 जो था ना, तो ये जो एरिया था ना दोस्तों, ये जो पाकिस्तान से पहले तो ये पूरा ऐसे ऐसे था ना, ये जो एरिया यहाँ से निकाला ना, ये माउंटबेटन ने निकाला, दैट्स ऑल, याद रखना है। माउंटबेटन, इनको वाइसरॉय कहा जाता था। माउंटबेटन अगेन वही बात है कि माउंटबेटन से आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगस्त 15 1947, ये पता ही है, 15 अगस्त को आज़ादी का दिन था। 26 नवंबर 1949 को हमने ऑप्ट किया था। एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों आपको, 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया।
26 जनवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जहाँ पर हमने सारे वर्ड्स रिपब्लिक, सोशल, ये सब डाल दिया था। बस ये 2 डेट्स याद रखनी है फ़िलहाल के लिए। 15 अगस्त 1947 को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस ठीक है, माउंट बैटन आए, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब जो पागल राजा था वो ख़त्म हुआ दोस्तों, अंताक्षरी ख़त्म हुई, पागल राजा ख़त्म हुआ। और जहाँ से यहाँ पर अगर एमसीक्यूज़ जो आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अबाउट माउंट बैटन प्लान पर आएंगे। माउंट बैटन प्लान से रिलेट कहाँ से होगा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी है कि क्वेश्चंस आपके ज़्यादा यहाँ से उठेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था उसमें 3 लिस्ट बने थे, या 3 लिस्ट कौन से एक्ट में बने थे? फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट, वो किस में थे? गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट में। और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं एक काम करूँगा, कल जो मैं आपको दोबारा से वीडियो में आऊँगा स्टार्टिंग में, तो मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि रिवीजन हो जाए पिछले क्लास की हमारी, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास आने वाला है, तो पिछले एग्ज़ाम की भी रिवीजन हो जाए ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत सही होगा, ठीक है। तो पढ़ो यार अच्छे से, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अबाउट द एग्ज़ाम। कल फिर मिलते हैं एक नई उड़ान के साथ, और जब तक आप लोग उड़ान नहीं भरोगे तब तक हम लोग कैसे उड़ान भरेंगे यार। तो प्लीज़ पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि कुछ बनना ज़रूरी है, एटलीस्ट कुछ बनना ज़रूरी है, बजाय कुछ भी ना बनने रहना, है ना। और जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार तुम लोग भी मेहनत कर ही सकते हो, एंड वी एक्सपेक्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस तरीके से शायद थोड़ा कम ही समझाया होगा लोगों ने आपको, बाकी पता नहीं, लेट्स सी कितने आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। लेकिन प्लीज़ फॉलो करिएगा, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। Take care guys and keep studying. We'll meet again with the next lecture.